हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी बेटा क्या होती है? जो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टरबेंस होता है, जो डिसऑर्डर होता है, उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में अगर मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज दैट वाटर है, तो वाटर में जो डिस्टरबेंस होगा, ये इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, थोड़े थोड़े से गैप में होते हैं। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टरबेंस होगा उसको हम बोलेंगे क्या? एंट्रोपी। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल दूसरा कंटेनर लेते हैं, उसमें अगर गैस है तो गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं और इनके बीच में जो रैंडमनेस होती है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनके में गैप होता है, तो ये मॉलिक्यूल्स कहीं भी उठ के जा सकते हैं। तो ये जो होती है, जो रैंडमनेस होती है और डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? एंट्रोपी। तो बेटा जो एंट्रोपी होता है ये स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? ये फाइनल और इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है, मतलब इसमें पाथ पे कोई भी डिपेंड नहीं रहती है। एंट्रोपी पाथ पर डिपेंड नहीं रहती है। तो एंट्रोपी को जो साइन है, जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो ये फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है, तो हम इसको डेल्टा एस लिख सकते हैं। डेल्टा एस क्या हो जाएगा? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। अब दूसरी चीज़ समझते हैं, जितना ज़्यादा एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होगी वही उतनी ही जो एंट्रोपी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब रैंडमनेस बढ़ती जाएगी, पॉजिटिविटी जो एंट्रोपी की पॉजिटिविटी है वो भी बढ़ती जाएगी। अब क्या है, एंट्रोपी की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा जूल्स पर केल्विन। क्या होती है? जूल पर केल्विन। और हम कह सकते हैं कैलोरी पर डिग्री, मतलब अगर हम जूल्स को कैलोरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हम लोग इसको जूल्स पर डिग्री भी लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ समझते हैं, जो एंट्रोपी है कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस हिसाब से डिपेंड करती है? अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स के, गैस के मॉलिक्यूल्स की, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले ही से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, अगर हम इसको हीट देते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इनके बीच में रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये पहला फैक्टर है टेम्परेचर। दूसरा है स्टेट पर। स्टेट मतलब इसकी जो फिजिकल स्टेट है, एंट्रोपी की जो फिजिकल स्टेट है, अगर सॉलिड होगा, अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल ही गैप नहीं होता, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं तो इस केस में जो एंट्रोपी होगी वो बहुत ही कम होगी, बहुत ही लीस्ट होगी, मतलब इस पर रैंडमनेस बहुत ही लीस्ट होगी, और कह सकते हैं होएगी नहीं रैंडमनेस। अब ये वाइब्रेट करेंगे अपनी मीन पोजीशन पर। और दूसरी चीज़ समझते हैं, वहीं पे लिक्विड का केस लेते हैं, तो लिक्विड के केस में क्या होगा? एंट्रोपी थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, मतलब कि सॉलिड की सबसे लीस्ट होगी, सॉलिड के बाद किसकी होगी? लिक्विड की। लिक्विड क्या होगा? उससे थोड़ा ज़्यादा रैंडमनेस होगी। उसके बाद आता है अपना गैसियस, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी? रैंडमनेस होगी। तो एंट्रोपी स्टेट मतलब फिजिकल स्टेट पर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उससे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इसका जो डेल्टा एस है, और कह सकते हैं एंट्रोपी जो है वो भी बढ़ जाएगी। आई होप आप लोगों को एंट्रोपी समझ में आई होगी। थैंक यू।